नमस्कार। एस्ट्रोसिद्धीज की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कर्म और न्याय के प्लैनेट सैटर्न की। सैटर्न किसी भी हॉरोस्कोप में डिकोड करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि डिफरेंट हाउसेस में हमारे जो 12 भाव हैं, उन 12 भावों में सैटर्न किस तरह के रिजल्ट दे सकता है या देता है। कुछ रेमेडीज़ की भी हम बात करेंगे, जो अगर सैटर्न आपका डिफ़िकल्ट पोजीशन में है या आपको ट्रबल दे रहा है तो हमें करना चाहिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैटर्न की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। सैटर्न को डिकोड करना क्यों इतना डिफ़िकल्ट है? देखिए, अगर कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो वहाँ 10th और 11th हाउस सैटर्न के हैं। 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आता है और 11th में हमारा एक्वेरियस साइन आता है, जो दोनों साइन सैटर्न के ही हैं। 10th हाउस से हम कर्म को देखते हैं। हम क्या करेंगे, किस तरह से हम अपनी जीविका के लिए धन इकट्ठा करेंगे, हमारा जीवन किस तरह का होगा, कंडीशंस, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की होगी, क्या हमें इस जीवन में नेम और फेम मिलेगा। इन सभी चीज़ों को हम 10th हाउस से देखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हर इंसान सिर्फ 10th हाउस के पीछे ही भागता रहता है। उसकी पूरी ज़िंदगी इसी कर्म के पीछे भागती है। और 11th हाउस से हम देखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को। जो हमने कर्म किया, जो हमारी इच्छा थी, वह कितनी पूरी होगी, वह हमें 11th हाउस से पता चलता है। और ये दोनों डिपार्टमेंट सैटर्न के पास है। अगर ज्योतिष के रूल्स को देखेंगे तो किसी भी भाव से उसका दूसरा भाव, उस भाव का गेन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कालपुरुष की कुंडली की ही बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस में हमारा नंबर 1 और एरीज साइन आता है। एरीज साइन की लॉर्डशिप होती है मार्स के पास। सेकेंड हाउस में हमारा नंबर 2 होता है और इसकी लॉर्डशिप होती है वीनस के पास। और यहाँ जो हमारा जोडियक साइन आता है वह टॉरस होता है। तो फर्स्ट हाउस का गेन के लिए कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ से भी हमें गेन मिलता है फर्स्ट हाउस को। और यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लैनेट अर्थात 2 डिफरेंट एनर्जीज वर्क कर रही हैं। लेकिन सैटर्न के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं है। 10th हाउस जो हमने कर्म किया और 11th हाउस हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो सैटर्न के ही पास है। इसलिए अगर कैप्रिकॉर्न का सैटर्न होता है तो इंसान को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है और तब उसे रिजल्ट मिलते हैं। वेयर एज अगर एक्वेरियस का सैटर्न है तो कम मेहनत में भी, कम एफर्ट में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यह गेन का हाउस है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब भी हम अगर हॉरोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें यह देखना ज़रूरी है कि सैटर्न कहाँ पर बैठा है, किस हाउस में बैठा है। अब ये तो हो गई सैटर्न के पोजीशन की बात। लेकिन सैटर्न जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ से वह 3 भावों को आस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर सैटर्न को 2 स्पेशल आस्पेक्ट मिले हैं, 2 भावों का स्पेशल आस्पेक्ट मिला है। ये जहाँ भी बैठेगा वहाँ से 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इन 3 भावों को आस्पेक्ट करेगा। तो अब अगर ध्यान दें तो 2 इसके अपने हाउसेस हैं, एक जगह वो बैठा है और 3 आस्पेक्ट हैं, तो 6 हाउसेस सैटर्न कवर कर लेता है। इसके अलावा अगर सैटर्न किसी दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र में हो या कोई दूसरा प्लैनेट सैटर्न के नक्षत्र में हो तो वह भी एक्टिवेटेड है। सैटर्न किसी के साथ कंजंक्शन में है तो भी वहाँ पर सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। कई बार जो हमारे पास हॉरोस्कोप्स आते हैं तो वहाँ हमने एक ही साथ 8 या 9 हाउसेस पर सैटर्न के इफ़ेक्ट को देखा है। इसलिए, और सैटर्न हमारा कर्म और न्याय का प्लैनेट है, इसलिए जब भी हम सैटर्न से रिलेटेड जब भी हमारे पास हॉरोस्कोप आए तो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि सैटर्न हमें किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस।
अब जब बात हो रही है सैटर्न इन डिफरेंट हाउसेस, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर कर देती हूँ कि मैंने यहाँ किसी भी जोडियक साइन को कंसिडर नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सैटर्न का एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन या पाप कर्तृ योग में होना, इनमें से किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया है। मैंने सिर्फ अगर इन भावों में सैटर्न है तो किस तरह के आपको रिजल्ट मिलने की संभावना है वो मैंने कंसिडर की है। अगर आपका सैटर्न डेबिलिटेशन में हो या एग्जॉल्टेशन में हो तो उसके अकॉर्डिंग कम या अधिक आपके रिजल्ट हो सकते हैं। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, अगर किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में आप देखेंगे कि यह इंसान थोड़े शांत स्वभाव का होता है। इनको लाइफ के स्टार्टिंग वाले फेज़ में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बचपन इनका थोड़ा सा तकलीफ़ वाला होता है, मगर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं अपने लिए सोसाइटी में जगह बनाते हैं। सैटर्न अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो ये पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं, अपने आप को जिस भी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पर ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी अगर सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में है। इसलिए जिनका भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में है उनको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर इनका इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो बाद का भी डिफ़िकल्ट होगा। नहीं, इनको धीरे धीरे ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन अपने लाइफ में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनको पहुंचना है। अब सैटर्न बिकॉज आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो यहाँ से आपके थर्ड हाउस को आस्पेक्ट करेगा, सेवन्थ हाउस को आस्पेक्ट करेगा और 10th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। 7th हाउस के आस्पेक्ट के लिए लोगों का यह कहना है कि जब सैटर्न 7th हाउस को आस्पेक्ट करता है तो शादी में प्रॉब्लम होती है, पर शादी में प्रॉब्लम कई अनेक दूसरे कारणों से भी हो सकती है। दूसरे कारण क्या होंगे वो हमें हॉरोस्कोप को अच्छे से समझकर देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको शादी में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें यह देखना चाहिए कि सप्तमेश कहाँ पर बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, वीनस और मार्स की क्या पोजीशन है। अगर ये तीनों पोजीशन सही हैं तो शादी में प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, शादी लेट से होती है मगर शादी हो जाती है। 10th हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा तो इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में आपको थोड़ी सी अपने कैरियर को लेकर स्ट्रगल होती है, पर धीरे धीरे वो सेटल्ड हो जाती है। अब अगर फर्स्ट हाउस में आपका सैटर्न है तो ऐसे लोगों के मन में थोड़ी अशांति रहती है। इनको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को समझकर काफ़ी कम एज से ही उस अपना जो आपने डिसाइड किया है उसकी तरफ काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करने से आप समय से पहले भी अपने लाइफ को पूरी तरह से सेटल कर सकते हैं। सेकंड हाउस, अगर सैटर्न आपका सेकंड हाउस, सैटर्न इन सेकंड हाउस, सेकंड हाउस हमारा क्या होता है? सेकंड हाउस से हम फैमिली को देखते हैं, स्पीच को देखते हैं, हमारे जो धन को देखते हैं। तो इन भावों के लिए हम सेकंड हाउस को कंसिडर करते हैं। अब अगर सेकंड हाउस में आपका सैटर्न हो तो ये बहुत अच्छी पोजीशन तो हम नहीं कह सकते। जनरली अगर किसी के सेकंड हाउस में सैटर्न होता है तो ये देखा जाता है कि ये अपने एज से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों की अपेक्षा जल्दी बेयर करते हैं, फैमिली में थोड़ी सी पॉवर्टी देखने को मिलती है या पेरेंट्स और फैमिली का जितना सपोर्ट होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें ये देखने को मिलेंगी आपको अगर सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है तो। अब फैमिली का ये हाउस है तो जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं वह भी हमें अगर सेकंड हाउस में सैटर्न है तो वो आपको देखने को मिल सकती है। अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके 4th हाउस को आस्पेक्ट करेगा, 8th हाउस को आस्पेक्ट करेगा और 11th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। जब ये 8th हाउस को आस्पेक्ट करता है तो आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन आप डिजीज़ फ्री होंगे यह कहना मुश्किल होता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो मिलती है
लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, बिना एफर्ट के आपको नहीं मिलती है। जहाँ तक 11th हाउस के एस्पेक्ट की बात है तो वेल्थ का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन वो ग्रेजुअल होता है। आफ्टर 36 और 40 के बाद आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने लिए अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ओवरऑल ऐसे देखें तो बहुत बुरी पोजीशन नहीं है सेकंड हाउस में, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस में जब सैटर्न हो तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमें जनरली सेकंड हाउस के सैटर्न वाले को अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ जो सपोर्ट नहीं होता है तो वहाँ पर बैलेंस करके चलना चाहिए। दूसरा कि इनको बातचीत में जो गुस्से से बोलना होता है उस तरह की एटीट्यूड के साथ बोलना, या किसी को से बात करते समय फाउल लैंग्वेज का यूज़ करना, तो इन कुछ चीज़ों पर अपने कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। थर्ड हाउस का सैटर्न एक अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यह उपच्य हाउस है, यह पराक्रम का स्थान है। तो थर्ड हाउस में सैटर्न एक आपको अच्छी रिजल्ट देता है। ये लोग जॉब से ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस में होते हैं। अगर जॉब में जाते हैं तो ये जनरली टीचिंग या फिर कंसल्टेशन इस तरह की जॉब में, या कोई भी ऐसा जॉब जहाँ की आपकी हमेशा आपको ट्रैवल करना पड़े, तो उस तरह की जॉब में ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। थर्ड हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके 5th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। 5th हाउस होता है हमारे प्रोजेनी का हाउस, 5th हाउस होता है हमारे एजुकेशन का हाउस, और हमारा भाग्य स्थान भी है, यह पूर्व भाग्य का स्थान भी है। तो यहाँ पर जब सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तो बच्चों के साथ आपको एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं। आप बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके बच्चों के साथ आपका एडजस्टमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड भी उतनी अच्छी पोजीशन में ना हो तो एजुकेशन में ब्रेक भी देता है। ये ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का हमें, अगर थर्ड हाउस में आपका सैटर्न है तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ थर्ड हाउस से ये आपके 9th हाउस को भी देखता है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का हाउस है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं और अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बना लेते हैं। फोर्थ हाउस में अगर सैटर्न आपका बैठा है तो आप देखेंगे कि ये हम इसको ना तो बहुत अच्छी पोजीशन कह सकते हैं और ना ही बहुत बुरी पोजीशन कह सकते हैं। यहाँ पर सैटर्न किस तरह का रिज़ल्ट अच्छा या बुरा देगा वो डिपेंड करता है कि वो किस अवस्था में है। अगर उच्च का है और अच्छे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में है तो ये आपको कुछ हद तक यहाँ अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। वरना ज़्यादातर अगर 4th हाउस में सैटर्न है तो थोड़ी सी ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। देखिए इसका कुछ रीज़न है, वो हम थोड़ा समझते हैं। 4th हाउस होता है हमारे घर का स्थान, हमारा घर का सुख, माता का सुख, भूमि वाहन, इसका सुख का स्थान होता है। और सैटर्न क्या है? सैटर्न एक ड्राई प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि लोग उतना जिस तरह का घर में सुख और शांति चाहिए, जिस तरह का माहौल होना चाहिए वो नहीं होता है। घर में थोड़ी सी हर चीज़ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलने वाली, या फिर थोड़ी सी ड्राइनेस आपको उस तरह के घरों में देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में ड्राइनेस देखने को मिलेगी। अगर सैटर्न यहाँ अच्छा नहीं है तो मातृ सुख में भी कमी करता है। हो सकता है कि आप, अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा है तो हो सकता है कि आप अर्ली एज में हॉस्टल चले जाएं, जिससे आपको माता का सुख जितना मिलना चाहिए था वो ना मिले। या अगर आप साथ में हैं तो यह भी संभव है कि आपकी माँ बीमार हो, इस कारण से ना मिले। पर कुछ ना कुछ आपको वहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अगर सैटर्न यहाँ उच्च का हो, अच्छा हो, तो इन केसेस में यह देखने के लिए मिलेगा कि मदर जो हैं वो आपकी बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं और वो सारे डिसिप्लिन अपने बच्चों में भी डालती हैं। घर, वाहन, इन सभी की कोई कमी नहीं होती ऐसे लोगों के पास। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। पर जनरली ऐसे लोग जब घर खरीदने की बात होती है तो ये लोग जनरली ओल्ड हाउस परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
फोर्थ हाउस से या आपके 10th हाउस को भी देखेगा। जब 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान है, तो कर्म हमारे वर्क का स्थान है, तो यहाँ पर अपने कर्म को सेटल करने में, उस लाइन में अपने आप को स्टैब्लिश करने में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न का पोजीशन उतना अच्छा नहीं माना गया है। उसके कई रीज़न हैं, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारी क्रिएटिविटी का भी हाउस है, ये प्रोजेनी का हाउस है, ये लव रोमांस इसका भी हाउस है। अब यहाँ पर सैटर्न जैसा ड्राई और कोल्ड प्लैनेट जब होता है तो इन सभी चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। अगर सैटर्न यहाँ पर अच्छा नहीं है तो कई बार आप देखेंगे कि इन लोगों को संतान होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर संतान नहीं भी होती है, या ऐसे लोगों को कई बार आप अडॉप्शन के लिए जाना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये हमारे लव लाइफ का इस तरह का भी हाउस है। तो अगर यहाँ पर सैटर्न बैठा है तो सैटर्न अपने थर्ड एस्पेक्ट से 7th हाउस को देखता है। अब अगर यहाँ पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तो ये शादी जल्दी फिक्स नहीं होने देता, अनलेस एंड अनटिल 7th हाउस का लॉर्ड वीनस और मार्स अच्छी स्थिति में ना हो। अगर ये अच्छी स्थिति में होंगे तो शादी तय हो जाती है, लेकिन तय होने के बाद भी शादी को निभाने के लिए आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ती है। पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न आपके 11th हाउस को भी आस्पेक्ट करता है। तो जब 11th हाउस को आस्पेक्ट करता है तो आपके ये जो डिज़ायर्स हैं उसकी फुलफिलमेंट होती है, धन की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो ठीक ठाक चलती है। 6th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न, अगर 6th हाउस में किसी के भी सैटर्न बैठा हो तो ये बहुत ही सैटर्न का बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर सैटर्न बैठा हो तो इसे हम शत्रुहंता सैटर्न कहते हैं। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यह आपको मेडिकल फील्ड, लॉ या फिर डॉक्टर, मेडिसिन इस तरह की जॉब देता है। ये हमें सीए की भी जॉब दे सकता है। तो ये इस तरह की जॉब को देने की अगर सैटर्न यहाँ पर है तो हमें मिल सकते हैं। यहाँ से जब सैटर्न हमारे 8th हाउस को आस्पेक्ट करता है तो हमारी लाइफ को लंबी कर देता है, और ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में भी होता है। इनका जॉब आप देखेंगे कि माइनिंग से रिलेटेड या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन इस तरह की चीज़ों में भी होता है। एस्ट्रोलॉजी हो या फिर आपका सीए या कमीशन बेस्ड इनकम, इस तरह की चीज़ें भी हमें सैटर्न दे सकता है। तो मोर और लेस यहाँ पर बैठा हुआ सैटर्न आपको एक अच्छे ही रिज़ल्ट देता है, और आप बाहर से अगर आप बाहर चले जाएं तो ये आप लोग और भी अच्छा करते हैं। अपने बर्थ प्लेस से इन्हें दूर रहना चाहिए। अगर दूर रहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा करते हैं अपने लाइफ में। पर अगर किसी के 6th हाउस में सैटर्न बैठा हो तो उन पर हमें विश्वास थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी और को धोखा भी दे सकते हैं। 7th हाउस, अगर किसी का सैटर्न 7th हाउस में बैठा हो तो 7th हाउस में सैटर्न उच्च का हो जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर लिब्रा साइन आता है और लिब्रा साइन में सैटर्न उच्च का होता है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए सैटर्न का पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए सैटर्न अगर यहाँ पर बैठा हो तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ना उदासी जैसी रहती है। जितना हैपनिंग मैरिड लाइफ होना चाहिए उतना हैपनिंग नहीं होता है। अब अगर यहाँ पर सैटर्न मरकरी के साथ बैठा हो तो ये इम्पोर्टेंसी जैसी चीज़ें भी दे सकता है। सैटर्न 7th हाउस में बैठा है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो शादी करते हैं तो इनमें इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में एज का डिफरेंस होता है। लोगों को जनरली ना अपने एज से ज़्यादा बड़े लड़की या लड़के की से शादी करना पसंद होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको सैटर्न 7th हाउस में देता है। ये 1st हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा अपने 7th दृष्टि से।
तो ऐसे लोग को देखेंगे कि ये कम बोलने वाले होते हैं, अपनी प्लान्स को जनरली अपने पार्टनर के साथ भी डिस्कस नहीं करते, और इनको ना हमेशा रहती है कि अपने ओल्ड एज को सिक्योर करना है। तो इसकी प्लानिंग कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, इस तरह की सोच इनके अंदर में अच्छी होती है, और अपने ओल्ड एज के लिए अच्छा धन भी इकट्ठा कर लेते हैं। सैटर्न अगर आपके 7th हाउस में है और बिज़नेस करना है आपको, वो भी पार्टनरशिप में, तो बड़ी सोच समझकर हमें बिज़नेस करने चाहिए। 8th हाउस, अगर आपका सैटर्न 8th हाउस में बैठा है तो ये आपको लंबी आयु तो दे देता है, साथ में आपको आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाता है, चाहे वो लॉटरी से हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से हो, या फिर अचानक कहीं से आपको कुछ धन राशि मिले, ऐसा योग सैटर्न हमें देता है। सैटर्न के यहाँ होने पर देखेंगे कि ऐसे लोगों को थोड़ी सी हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, उतना हाइजीन उनको पसंद नहीं होता। इनका अकल्ट में बहुत रुचि होती है, इनको उन चीज़ों को जानने की इच्छा बहुत रहती है। ये अकल्ट में, साइंस में अगर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा करते हैं। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकते हैं। अगर ये इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे तो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन या माइनिंग फील्ड में ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर सैटर्न आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लाइफ की लॉन्जिविटी तो ये बढ़ाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम देता है वहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। कैरियर को सेटल करने में थोड़ा सा डिले होता है, और 8th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न है तो 2nd हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा, तो वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 9th हाउस में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि 9th हाउस हमारे पिता का स्थान है, और स्पेशली अगर यहाँ पर लियो साइन हो या सन के साथ सैटर्न हो तो पिता और पुत्र में नहीं बनती है। जनरली आप देखेंगे कि अगर किसी के सैटर्न 9th हाउस में है तो उसके फादर बड़े स्ट्रिक्ट रूल वाले होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, अगर बच्चे ना फॉलो करें तो उनको पसंद नहीं आता। अब अगर आपका सैटर्न 9th हाउस में है तो आपको एज अ रेमेडी अपने फादर को खुश रखना चाहिए। आप उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स वगैरह ला कर दें, जिससे कि एक आपके और आपके फादर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सके। ये धर्म से भी दूर भागते हैं, तो अब अगर धर्म से जब दूर भागते हैं ऐसे लोग, तो फिर उनको उनके लक का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को कि हम धर्म से जुड़े रहें और कुछ न कुछ धार्मिक कार्य करते रहें या दान करें, जिससे कि हमारा सैटर्न थोड़ा अच्छा हो सके। 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन आता है, और यह सैटर्न की अपनी ही राशि है। पर 10th हाउस, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर 10th हाउस का सैटर्न है, कैप्रिकॉर्न का सैटर्न है, तो आपको रिज़ल्ट रिज़ल्ट पाने के लिए थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ एक्वेरियस का सैटर्न। तो ये लोग अपने लक को अपने वर्क का जो प्लेस है इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए या कर्म को स्थिर करने के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, और जब इनकी मेहनत उस लेवल तक पहुँच जाती है तब इनको रिज़ल्ट मिलते हैं, और वहाँ पर वो लाइफ में फिर धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं और जीवन में अच्छा करते हैं। लेकिन अपने लाइफ को सेटल करने में 30 से 32 इयर्स तक का एज इनको लग जाता है। अगर सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है तो ये लोग, आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड अगर सैटर्न और वीनस हो तो फाइनेंस से रिलेटेड जॉब भी हो सकता है गवर्नमेंट का, या फिर ऐसे लोग पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठा है तो मिलती हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एफर्ट के बाद मिलती हैं। विदाउट एफर्ट या कम एफर्ट से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की अपेक्षा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। 11th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है, और ये आपको लाइफ में थोड़ा जल्दी सेटल कर देता है।
आपको कम एफर्ट में भी गेन अच्छे होते हैं। 11th हाउस से सैटर्न आपके थर्ड आई से आपके फर्स्ट हाउस को आस्पेक्ट करता है, तो ऐसे लोग थोड़े कम बोलने वाले होते हैं, अपने व्यूज़ को, अपनी सोच को प्रॉपर ढंग से रख नहीं पाते हैं कई बार, या रखना चाहते हैं पर अपने आप को पूरी तरह से अपने सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या उतना ओपन होकर के नहीं बोल पाते हैं। वो एक प्रॉब्लम आपको अगर 11th हाउस में सैटर्न है तो देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ 11th हाउस का सैटर्न काफ़ी अच्छा होता है, आपको अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, माता के सुख में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कमी होती है, या आपकी माता का स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 12th हाउस, अगर सैटर्न आपका 12th हाउस में बैठा है तो ये अगर मुझसे पूछे तो ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है सैटर्न की। सैटर्न यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। रीज़न ये है कि अगर सैटर्न आपका 12th हाउस में बैठा है तो सबसे पहले तो ये प्रोजेनी में प्रॉब्लम देता है, और कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को, अगर आपके पार्टनर का भी सैटर्न उतना अच्छा नहीं है तो बच्चे होने में बहुत मुश्किल होती है। इन लोग कई बार अडॉप्शन के लिए भी जाना पड़ सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मैरिड लाइफ का जो सुख मिलना चाहिए वो उतना नहीं रहता है, वहाँ भी थोड़ी सी उदासी रहती है, कोल्डनेस रहता है रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। इसलिए अगर 12th हाउस में आपका सैटर्न बैठा है तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में जाकर बस जाएं। अगर वो विदेश में चले जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि तब आप अपने फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। और ऐसे भी सैटर्न जब आपके 12th हाउस में बैठा है तो अपने थर्ड आई से 2nd हाउस को आस्पेक्ट करेगा, तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल आती है। और जब आप बाहर चले जाते हैं तो वो ऑलरेडी, बिकॉज आप दूर हैं, तो वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाती है। यहाँ से आपके 6th हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा अपने 7th दृष्टि से, तो आपको रोग, ऋण और शत्रु, इनसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इनको अगर कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो हमें दूर जाना चाहिए। ऐसे लोगों का जॉब या तो फिर फॉरेन वाली कोई कंपनी हो उसमें होता है, या नहीं तो ये फॉरेन में जाकर भी जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट हाउसेस में सैटर्न किस तरह के रिज़ल्ट देगा वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस किया है। आपका सैटर्न कहाँ पर बैठा है और आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ के साथ। अब जनरली लोग पूछते हैं कि सैटर्न के लिए हमें किस तरह की रेमेडी करनी चाहिए। तो यहाँ मैं चार्ट के अकॉर्डिंग, हर एक चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं, पर कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो सभी जगह यूज़ की जा सकती हैं। जैसे कि अगर आपका सैटर्न उतना अच्छा नहीं है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम शनिवार के दिन डेफिनेटली सुनना चाहिए। यह आपको बहुत पॉजिटिव करता है, लाइफ में आप आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपकी परेशानियों से बाहर निकलते हैं, या परेशानियां बाहर ना निकलें, आप कम ना भी हों तो भी आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, या फिर अपनी किसी चीज़, कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो वैसी किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आयम्बिल करके, जो जैन लोग फॉलो करते हैं। तो आपको ये एम्बिल करना चाहिए, जिसमें कि हम, इसके कुछ रूल्स होते हैं। एम्बिल इतनी आसानी से नहीं होता, आप अगर नेट पर देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा कि किस तरह से करना है, पर वो भी अगर करें तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा एक यह भी है कि आपको 4 महीने 22 कोई भी ऑयली चीज़ जो तली हुई चीज़ है वह बांटना चाहिए
नंबर भी 22 होना चाहिए और 22 लोगों को बांटना चाहिए। यह भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है सैटर्न के लिए। अगर ऐसी कुछ रेमेडीज़ आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको ना, आप देखेंगे कि आपकी परेशानी तो कम नहीं हो रही है, या परेशानी थोड़ी बहुत कम हो रही है, लेकिन आपको ना उसमें मन की जो अशांति थी वह थोड़ी कम हो जाती है। आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। तो ये छोटे छोटे से जो हमारी रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, और हमें ना इन छोटी रेमेडीज़ को डेफिनेटली करना चाहिए। ये हमें हमारे अंदर में पॉजिटिविटी भी भरते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। इससे मुझे भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे और वीडियोस लेकर आने चाहिए। तो अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब हम किसी और प्लैनेट की बात करेंगे। तब तक के लिए